आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, प्रतिरोधों की संयोजन की। तो यहाँ पे हम दो प्रकार के संयोजन देखेंगे प्रतिरोधों के। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं अपन, तीन प्रतिरोध ले लेते हैं, ठीक है। तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तीन प्रतिरोध हम ले लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं पहला प्रतिरोध ये हो गया हमारे पास R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा प्रतिरोध है R3, ठीक। हमने तीन प्रतिरोध ले लिया। अब इन प्रतिरोधों को क्या करना है, हमें इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना है, ठीक है। तो ये तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3, ये तीन प्रतिरोध किस क्रम में हमें दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम मीन्स एक पंक्ति में एक ही लाइन में, तो एक ही लाइन में तीनों है, मतलब ये श्रेणी क्रम संयोजन है। जब एक ही पंक्ति पर प्रतिरोधों को प्रदर्शित किया जाए ऐसा संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमने तीन प्रतिरोधों को क्रमशः क्या किया, श्रेणी क्रम संयोजित कर दिया। अब हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम संयोजन में हमने इसे श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस प्रतिरोधों में से होकर के धारा प्रवाहित करनी है। धारा कब प्रवाहित होगी, जब हम इसके साथ एक सेल लगाएंगे, ठीक है। और जब सेल लगाएंगे तब विभवांतर उत्पन्न होगा, और जब विभवांतर उत्पन्न होगा तभी इससे होकर के धारा प्रवाहित होगी। बिना विभवांतर के धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो जैसे ही हम सेल लगाते हैं तो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है इनके सिरों के बीच, है ना। तो प्रतिरोध R1 का सिरा दूसरा है, इसका सिरा दूसरा है, इसका सिरा दूसरा है, तीनों के सिरे अलग अलग है ना, ठीक है। तीनों के सिरे कब एक होंगे, जब ये समांतर क्रम संयोजित किए जाएंगे। तो आगे वाला जो पॉइंट आएगा समांतर क्रम संयोजन, उसमें हम देखेंगे कि इन तीनों के सिरे एक ही पॉइंट पर होंगे। लेकिन यहाँ पर इसका सिरा देखो, इसका सिरा ये अलग है, ठीक है। यहाँ पर ये अलग है, यहाँ पर ये अलग है, तो इनके सिरे अभी अलग अलग हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, एक सेल से संयोजित, ठीक है, एक सेल से संयोजित कर देते हैं, ठीक। हमने इसको एक सेल C से संयोजित कर दिया, ठीक, प्रतिरोध को। तो क्या होगा, इस सेल से धारा बहेगी I, धारा जाएगी ना, सेल से धारा बही, ठीक, कहाँ तक, यहाँ तक I। अब देखो प्रतिरोध हमेशा R1, R2, R3 प्रतिरोध अलग अलग ही लेंगे हम, ठीक है ना। इसको R1 नाम दिया, इसको R2, इसको R3, चाहे श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करें या फिर समांतर क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखो धारा यहाँ पे यहाँ तक तो आ गई, धारा यहाँ तक। अब धारा को जाने का एक ही मार्ग है, धारा केवल इस मार्ग पे गमन कर रही है, इस मार्ग पे चल रही है धारा कहीं और बट नहीं रही, ठीक है ना। धारा I यहाँ तक आ रही है, फिर ये धारा I यहाँ तक आई, फिर ये यहाँ पे भी धारा आई, ठीक, फिर ये धारा ऐसे बहते हुए प्रतिरोध से गुजरते हुए यहाँ आई, फिर धारा आई। तो मतलब धारा हर जगह क्या है, आई। फिर धारा आई का कहाँ आ जाएगी, बैटरी के सिरे पर। मतलब जितनी धारा सेल से होकर गई उतनी धारा सेल पर वापस आ गई, ठीक है। तो सेल जितनी धारा देता है उतनी धारा फिर से ले भी लेता है। तो हम इसके बीच क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, है ना। इसके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, इनके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। अब देखो यहाँ पे धारा आई, यहाँ पे भी धारा आई, यहाँ पे भी धारा आई। तीनों प्रतिरोधों में धारा क्या है, समान है, ठीक है। धारा समान है और प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है, R1, R2, R3। तो हमें देखना है एक चीज समान होना चाहिए। हमने ओम का नियम पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा था V = IR, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रतिरोध बदल रहा है, R1 हो रहा है, फिर R2 हो रहा है, फिर R3 हो रहा है। समान क्या, इसमें धारा समान है, तो एक चीज समान होएगा ना, मतलब विभवांतर क्या होगा, बदलेगा, 1, 2, 3 ये भी होगा। तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, V1, इसके सिरों के बीच V2, इसके सिरों के बीच V3। बात समझ आई ना। तो विभवांतर क्या हो जाएंगे, अलग अलग, क्योंकि फार्मूला जो है हमारे पास V = IR, उसमें केवल एक ही चीज इक्वल होना चाहिए। तो एक ही चीज में धारा इक्वल है, तो मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध अलग अलग होगा और विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, बताओ। अब यहाँ पे विभवांतर अलग अलग है ना, देखो विभवांतर का फार्मूला क्या है, V = IR, ठीक है। अब विभवांतर यहाँ पे अलग अलग है, देखो धारा क्या है, समान। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा समान होगी, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होगी, मतलब धारा हर जगह क्या होगी, I ही होगी, ठीक है। धारा हर जगह होगी I। विभवांतर क्या होगा, विभवांतर अलग अलग होगा, विभवांतर क्या होगा, अलग अलग, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा विभवांतर। कैसे, देखो इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V1 = IR1, ठीक है। यहाँ पे विभवांतर क्या है, IR1, यहाँ पे विभवांतर V2 = V = IR, तो यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा IR2, यहाँ पे विभवांतर IR3, हमें दिख रहा है ना।
विभवांतर क्या है, यहाँ पे IR1, यहाँ पे IR2, यहाँ पे IR3, तो विभवांतर हमें अलग अलग मिल रहा है, ठीक है ना, इसलिए हमको इसको नाम दिया क्या, विभवांतर इसमें अलग अलग है, ठीक है, इसका V1, इसका V2, इसका V3, तो टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा, कुल विभवांतर V इक्वल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं ना। ठीक, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, यदि हम धन सिरे से, चूंकि बिना विभवांतर के धारा बह नहीं सकती, तो मान लेते हैं यहाँ विभवांतर है V और बैटरी के ऋण सिरे का विभवांतर है 0, मतलब टोटल विभवांतर कितना हो गया, टोटल विभवांतर क्या होगा, V में से -0 करेंगे तो टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा इसका, V - 0 इक्वल टू V, तो तुल्य विभवांतर कितना निकला V, है ना, तुल्य विभवांतर कितना निकला V, तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। यदि इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो, V हो, तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जितना वोल्टेज है यहाँ पे वह वोल्टेज क्या हो रहा है, 3 भागों में बट रहा है, ठीक है, सॉरी वोल्टेज बोल रहा, विभवांतर, है ना, विभवांतर क्या हो रहा है, 3 भागों में बट रहा, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ पे बट कौन रहा है, वोल्टेज, तो वोल्टेज का फार्मूला लगा दो, ठीक है। तो यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, है ना, यदि तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो V इक्वल क्या हो जाएगा, V इक्वल होता है IR, V1 इक्वल क्या हो जाएगा IR1, ठीक है, यहाँ पे देखो V1 इक्वल IR1, यहाँ पे V2 इक्वल IR2, यहाँ पे V3 इक्वल IR3, ठीक है ना। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो यहाँ पे लिख लेना, यदि तुल्य प्रतिरोध, ठीक, एक लाइन ऊपर लिख लेना, R हो तो, ठीक है ना, तुल्य प्रतिरोध R हो तो मतलब तुल्य प्रतिरोध R हो मतलब R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं अपन, है ना। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो R यहाँ पे क्या है, तुल्य प्रतिरोध है ना। तो I यहाँ से कॉमन हो जाएगा, I कॉमन हुआ, IR, I सब में से कॉमन होगा ना, तो अंदर बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल होएगा, गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, तो R इक्वल क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अतः प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों का कैसा कॉम्बिनेशन है, ये श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन है। अतः प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। R क्या है, तुल्य प्रतिरोध, R1 R2 R3 क्या है, अलग अलग प्रतिरोध, ठीक है। तो अतः प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ये था सीरीज, ठीक है, ये था कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, पैरेलल, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम मतलब समान अंतर पे होंगे, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, समांतर क्रम दोनों के बीच में कुछ गैप होना, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या करते हैं, यही तीन प्रतिरोध हम उठा लेते हैं, R1 R2 R3, और इसको समान अंतर पे क्या करते हैं, इसको संयोजित करते हैं, ठीक है। समान अंतर पे करो, एक प्रतिरोध हमने ये लगा दिया, ठीक है, ऐसे एक प्रतिरोध हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे, यहाँ पे ये एक प्रतिरोध हम इसके नीचे लगा देंगे ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं सिरा A है, यहाँ पे सिरा B है, ठीक। अब इसको भी क्या करेंगे, एक सेल से इसको अपन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बैटरी का धन सिरा ऋण सिरा, यहाँ का वोल्टेज V, यहाँ का 0, ठीक। धारा कहाँ जाएगी, बैटरी के धन सिरे से I धारा गई, यहाँ तक धारा I, यहाँ तक धारा क्या है I है, यहाँ तक है धारा I, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिरे अलग अलग थे, ठीक है ना। इस प्रतिरोध का सिरा ये था, इस प्रतिरोध का सिरा अलग था, इस प्रतिरोध का सिरा अलग था। यहाँ पे देखें, इस प्रतिरोध का सिरा यहीं पर है, इस प्रतिरोध का भी सिरा ए बी बिंदु पर है, इस प्रतिरोध का भी सिरा ए बी बिंदु पर है। मतलब समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के जो सिरे होते हैं, ठीक है ना, R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोधों का सिरा एक ही पॉइंट पर होता है, ठीक है ना। पहला सिरा ए पॉइंट पर, दूसरा सिरा बी पॉइंट पर। तो इसका नाम दे देते हैं, ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2, ये प्रतिरोध है R3, ठीक। प्रतिरोध हमेशा अलग अलग होंगे, R1 R2 R3। बदलेगा कौन, या तो विभवांतर बदलेगा या तो धारा बदलेगी।
तो यहाँ पे कौन बदल रहा था, यहाँ पे धारा समान थी, क्योंकि धारा जब चल रही थी तो धारा जब आगे बढ़ी, बैटरी के धन सिरे से आगे बढ़ी धारा, तो धारा यहाँ पे देखा गया कि कोई और दूसरा मार्ग नहीं है जिससे धारा बढ़ सके, केवल एक ही मार्ग था जिससे धारा आगे जाने लगी। ठीक है, जितनी धारा आई बैटरी के धन सिरे से निकली थी, उतनी धारा R1 में से, उतनी धारा R2 से, उतनी धारा R3 से होते हुए बैटरी के ऋण सिरे पर आ गई। लेकिन यहाँ पे धारा हम देखें तो धारा आई जा तो रही है, लेकिन ए पॉइंट पर जैसे इस पॉइंट पर पहुंची, यहाँ तक आई है ना, जैसे यहाँ पर पहुंची धारा का कुछ भाग R1 प्रतिरोध की ओर, कुछ भाग R2 प्रतिरोध की ओर और कुछ भाग R3 प्रतिरोध की ओर चलने लगा। मतलब धारा आई यहाँ पर 3 भाग में बटी ना। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पहुंची तो यहाँ पे 3 मार्ग हो गए धारा की। मतलब धारा आई अगर 100% थी, यहाँ तक अगर 100 है, तो यहाँ से क्या होगा 33 बट गया। ठीक है ना, 3 भागों में बट गया। तो धारा यहाँ पे बटी, तो यहाँ पे धारा कितनी हो गई, अब धारा आई तो रही नहीं। ठीक है ना, धारा आई तो रही नहीं, धारा आई कहाँ तक है, पॉइंट ए तक, केवल पॉइंट ए के बाद धारा आई नहीं रह जाएगी, अब धारा का नाम बदलना पड़ेगा। तो मान ला प्रतिरोध R1 में से बहने वाली धारा I1, प्रतिरोध R2 में से बहने वाली धारा I2, प्रतिरोध R3 में से बहने वाली धारा I3 है। फिर याद करो किसको, ओम के नियम को, V इक्वल आई आर को याद करो। ठीक है, यहाँ पे देखो बदल कौन रहा है, R बदल रहा है 1 2 3, और R तो हमेशा बदलेगा, ये नोट रखना। श्रेणी क्रम में भी R1 R2 R3 रखना है, समांतर क्रम में भी R1 R2 R3 रखना है। बदलेगा कौन, या तो विभवांतर या तो धारा। तो वहाँ पे बदल कौन रहा था, विभवांतर। ठीक है, धारा जाने के लिए एक ही मार्ग था। यहाँ पे कौन बट रहा, धारा। मतलब ये I जो है, I अब वेरी कर रही है, I बदल रही है, I1 I2 I3, मतलब यहाँ पे धारा बट रही है ना, धारा बदल रही है। तो इक्वल कौन होगा, वोल्टेज V। अब मतलब विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखो यहाँ का वोल्टेज V है ना, इसको हमने ले गया ए सिरे पर, यहाँ पे वोल्टेज हो गया V, इसका वोल्टेज 0 ना, यहाँ पे वोल्टेज 0। ठीक है, तो यहाँ पे विभवांतर समान हो गया। विभवांतर क्या हो गया, समान। कैसे, देखो अब विभवांतर समान हो गया ना, यहाँ पे बट कौन रही, धारा। तो इसमें क्या होगा, समांतर क्रम में क्या होगा, विभवांतर समान होगा, विभवांतर समान। ठीक है, विभवांतर समान कैसे, यहाँ पर देखो R1 प्रतिरोध किससे जुड़ा है, A और B बिंदु से। तो A और B बिंदु के बीच विभवांतर कितना है, V-0 बराबर V। ठीक है, तो R1 का प्रतिरोध निकला V। R2 का प्रतिरोध कितना होगा, सिरा A का विभवांतर माइनस सिरा B का विभवांतर, V-0, यहाँ पे भी है ना, मतलब A के लिए भी V-0, B के लिए भी V-0, और प्रतिरोध R3 के लिए विभवांतर कितना है यहाँ पे, V माइनस दूसरा सिरा 0, मतलब विभवांतर तीनों के लिए क्या निकल रहा है, V। ठीक है, विभवांतर तीनों के लिए क्या निकला, V, मतलब विभवांतर क्या है यहाँ पे, समान है। तो विभवांतर समान होगा, मतलब विभवांतर होगा यहाँ पे V। ठीक है, यहाँ पे धारा समान नहीं होगी, धारा समान नहीं है, धारा समान नहीं है। अब धारा समान नहीं है ना, धारा क्या है, समान नहीं है। I क्या हो रहा है, I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 हो रहा है। तो लिख दो धारा क्या हो रहा है, I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 हो रहा। ठीक, अब सूत्र इसको याद करो, V इक्वल आई आर। तो I का फार्मूला यहाँ से कितना बनेगा, I बनेगा V बाई आर बनेगा ना, V इक्वल आई आर। तो I इक्वल क्या बना, V बाई आर को इधर ले जाओ, V बाई आर। तो यहाँ पे धारा कितनी होगी, यहाँ पे धारा I1 इक्वल, I1 की वैल्यू यहाँ का, विभवांतर तो सबके लिए समान है, V बाई R1। यहाँ के लिए विभवांतर I2 इक्वल V बाई R2। यहाँ पे I3, धारा I3 इक्वल V बाई R3। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दो, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, ठीक है, वही फिर से लिखना पड़ेगा, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो I इक्वल क्या हो जाएगा, I की वैल्यू तो V बाई R। ठीक है, ओम के नियम से I इक्वल V बाई R, जहाँ R क्या है, जहाँ R तुल्य प्रतिरोध है, जहाँ R बराबर तुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना, जहाँ R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो I1 क्या हो जाएगा, V बाई R1, I2 V बाई R2, I3 V बाई R3। ठीक है, I1 V बाई R1, I2 V बाई R2, I3 V बाई R3। अब यहाँ पे देखो समान कौन है, अंश में देखो यहाँ भी V, इन तीनों में भी V, तो यहाँ से V कॉमन हो जाएगा ना, ये V बाई R, यहाँ से V कॉमन हुआ, अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, V बाहर हुआ तो 1 बचा, 1 बाई R1, यहाँ भी V बाहर तो 1 बचा R2, यहाँ भी V तो बाहर तो 1 बाई R3
v से v कैंसिल, तो 1/r इक्वल क्या निकला, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये हो गया क्या, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे निकला था r, तो तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे 1/r मतलब तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, r तुल्य प्रतिरोध 1/r तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, यह है समांतर क्रम संयोजन। तो आज हमने देखा प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम में क्या समान होगा। एक चीज याद रखना, श्रेणी क्रम मतलब एक ही पंक्ति है, मतलब धारा समान। ठीक है, अगर ये याद रहेगा, इसका अपोजिट इसमें कर देना है। श्रेणी क्रम संयोजन में एक ही पंक्ति है, एक ही सीरीज में चलना है, एक ही लाइन पे चलना है, मतलब धारा समान है। ठीक है, धारा समान है, धारा समान है मतलब इसका विभवांतर V1 V2 V3 हो जाएगा। यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़ा है मतलब धारा बंट रही है, धारा बढ़ रही है मतलब धारा अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे विभवांतर समान होगा। एक चीज याद रखो, श्रेणी क्रम में धारा समान तो समांतर क्रम में विभवांतर समान, समांतर क्रम में विभवांतर समान, इसमें धारा समान। ठीक है, देखो इसमें धारा समान है I, तो सूत्र कौन सा लगा, V वाला। इसमें कौन समान है, विभवांतर, तो फार्मूला कौन सा लगा, धारा वाला। ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग होगा, थोड़ा सा बदलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई ना अच्छे से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन संधारित्रों का। ठीक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।